Let's Make Career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो राजस्थान सरकार में आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस कड़ी में हम अब देख रहे हैं कि राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम किस पृष्ठभूमि में शुरू हुआ, क्या इसके कारण रहे और आगे किस तरह से इसने स्वरूप ग्रहण किया। पुरानी जो क्लास हुई थी 1857 का संग्राम राजस्थान के संदर्भ में, यहाँ हमने अभी एक शुरुआत की है, यानी कि एक पृष्ठभूमि तैयार हुई कि राजस्थान में 1857 से पहले क्या क्या परिस्थितियां थी और क्यों यह क्रांति हुई। आज हम शुरुआत करेंगे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई, कौन कौन से स्थान क्रांति के प्रमुख केंद्र थे, वहाँ कौन कौन से प्रमुख नेता थे, अंग्रेज अधिकारी कौन कौन से थे। इनसे कुछ ना कुछ सवाल बार बार पूछे ही जाते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। अब अगली कड़ी में राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है, इसकी शुरुआत होती है नसीराबाद से। अब नसीराबाद से क्यों हुई, इसके कारणों को जानते हैं। तो राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। अब उसके कारण क्या क्या है। पहली बात कि नसीराबाद में सैनिकों की एक छावनी थी। अब सैनिकों की छावनी होने से वहां क्रांति शुरू होने का मतलब क्या है, क्योंकि देश में भी जब 1857 की क्रांति शुरू हुई, सैनिकों ने ही शुरुआत की थी। मेरठ छावनी दिल्ली के पास जहां से विद्रोह की शुरुआत हुई, तो सैनिकों में ये भावना भड़की। क्या क्या भावना भड़की कि पहला उनको लगा कि अंग्रेज सरकार हम पर विश्वास नहीं कर रही है, हमारे खिलाफ है। अब इसके उन्होंने क्या क्या ऐसे काम किए अंग्रेजी सरकार ने, उसको देखेंगे। दूसरा, एक और अफवाह फैली कि सैनिकों को जो कारतूस दिए जा रहे हैं, उन पर गाय और सुअर की चर्बी पहले से लगाई हुई है। अब इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की भावनाएं आहत हो गई। हिंदू सैनिक इसलिए आहत थे कि गाय की चर्बी लगी हुई है, गाय को पवित्र पशु माना जाता है हिंदू धर्म में। और मुस्लिम इसलिए आहत थे कि सुअर की चर्बी लगी हुई है, वो उस पशु से घृणा करते हैं। दोनों संप्रदाय की भावनाएं आहत की गई। अब इसको समझते हैं कि कैसे कैसे क्रांति शुरुआत हुई। और सवाल ये उठता है कि नसीराबाद में ही क्यों शुरू हुई राजस्थान में, तो यहाँ से समझते हैं। नसीराबाद में इस समय जब 1857 की बात चल रही है, तो यहाँ 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये भारतीय तोपखाने की एक सैनिक टुकड़ियां पहले से ही तैनात थी। इसके साथ साथ यहाँ पहली बम्बई लासल्स के सैनिक भी यहाँ विद्यमान थे। अब सैनिकों के होने से क्या हुआ, जहाँ सैनिकों का एक पहले से ही समूह है, ग्रुप है, तो सैनिकों में ही बगावत सबसे पहले भड़की थी। तो एक कारण तो ये भी है। जब मेरठ के विद्रोह की, सैनिक विद्रोह की जब सूचना यहाँ पहुंची 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के पास, तो उन्होंने सोचा कि ये सब इसलिए कर रही है अंग्रेजी सरकार, ताकि सैनिकों के विद्रोह को कुचला जा सके। जो सैनिक थोड़ा सा विरोध कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनको कुचला जा सके। और उनके विरुद्ध ही ये तोपें तैयार की जा रही हैं, इसलिए ये लोग भी तैयार हो गए अंग्रेजी सरकार से लड़ने के लिए। पहला कारण तो ये है। अब इसमें ये जो जो टुकड़ियाँ यहाँ तैनात हैं, इनको लेकर सवाल पूछा जाता है कि नसीराबाद में कौन-कौन सी सैन्य टुकड़ियाँ तैनात थी। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और तोपखाने की सैनिक टुकड़ी थी पहली बम्बई लासांस, इसके सैनिक यहाँ विद्यमान थे। इसके बाद क्या हुआ, ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, ये पहले नसीराबाद से पहले ये अजमेर में थी। अब जैसे ही विद्रोह की जब भावना भड़की, तो उस टुकड़ी को अजमेर से हटा के नसीराबाद भेज दिया गया। अब इन सैनिकों को लगा कि अंग्रेजी सरकार को हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए हमको अजमेर से हटाया है। तो एक तरह की पनिशमेंट पोस्टिंग कर दी है। इन सैनिकों को ऐसा लगा कि अजमेर में इनको लगाया गया था, किस लिए, वहाँ शस्त्रागार जहाँ इनके हथियार रखे हुए थे अंग्रेजी सरकार के, तो उसकी सुरक्षा के लिए 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री अजमेर में तैनात थी। जैसे ही मेरठ और उसके आसपास विद्रोह भड़कना शुरू हुआ, तो अंग्रेजों ने इस सैन्य टुकड़ी को अजमेर से हटा के भेज दिया नसीराबाद। अब इससे इन सैनिकों में ये भावना आई कि अंग्रेज हम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम यहाँ शस्त्रागार की सुरक्षा नहीं कर सकते या हम उनके खिलाफ हैं। तो ये नाराज हो गए। थोड़ा सा इनको लगा कि हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया जा रहा है। मन में धारणा बन गई कि हम पर अविश्वास किया जा रहा है, इसलिए अंग्रेज अधिकारियों से नाराज हो गए। दूसरा, इस दौर में एक और प्रमुख कारण है। जब अंग्रेज यहाँ के लोगों को और विद्रोही जो लोग थे उनको कुचलने में लगे हुए थे, तब इनसे छुपकर संदेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना काफी जरूरी था। और ऐसे संदेश वाहक बने थे बहुत सारे साधु। साधुओं का भेष धारण करके बहुत सारे क्रांतिकारियों ने एक जगह से दूसरी जगह तक सूचनाएं पहुंचाई। अब ऐसे बहुत सारे साधु और बहुत सारे संदेश वाहक बाबा का रूप धारण करके, जो क्रांतिकारी लोग थे, उन्होंने ऐसे बाबा साधु का रूप धारण करके एक जगह से दूसरी जगह तक संदेश पहुंचाए। किस कुछ ने तो रूप धारण किया, कुछ वास्तव में ही साधु थे, जो घूम-घूम के अपने धर्म का प्रचार-प्रसार करना या उपदेश देना, इन सब चीज़ों में लगे हुए थे।
अब जब इनको पता चला या एक अफवाह फैली पूरे देश में कि ब्रिटिश सरकार जो फौजियों को कारतूस दे रही है उसमें गाय और सूअर की चर्बी है, तो इन्होंने जगह-जगह जाके सैनिकों को भी ये बात बताई कि आपके धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कि आपको जो कारतूस दिए जा रहे हैं उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। तो इन्होंने भी ये एक बात भड़काने में योगदान दिया। भड़काने में कह सकते हैं, बल्कि भड़काने के बजाय ज़्यादा अच्छा शब्द ये रहेगा कि क्रांतिकारियों को या सैनिकों को इस बात के बारे में जागरूक करने में इनका भी योगदान है कि इन्होंने ये बात सैनिकों तक पहुँचाई। इन्होंने संदेश प्रचारित किया। अब क्या हुआ, भारतीय सैनिकों ने सोचा अंग्रेज ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके धर्म को भ्रष्ट करके और उनको ईसाई बनाया जा सके, कि धीरे-धीरे पहले उनको उनके धर्म से हटा दें और फिर बाद में उनको ईसाई बना दें। तो इससे उनमें एक विद्रोह की भावना पनपी। अब जब सैनिकों में रोष पनप रहा था, तभी ब्रिटिश सरकार को लगा कि इन पर कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। इसलिए सेना में यूरोपीय सैनिक ज़्यादा होने चाहिए, तो उन्होंने यूरोप से सेना मंगवाई, ब्रिटिश सैनिक वहाँ से बुलवाए। साथ के साथ यूरोप से कुछ तोपें भी मंगवाई और इनको चुपचाप रख दिया गया, गुप्त रख दिया गया। गुप्त तो रखा गया, पर ये बात पता चल गई। सैनिकों को भी पता चल गया कि यूरोप से सेना आ रही है, तो छुपे-छुपे तो आएगी नहीं। तोपें आ रही हैं, तो कहीं न कहीं से बात तो लीक ही हो जाएगी। और जब ये बात लीक हुई, तो यहाँ के जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक जो कि ब्रिटिश सेना में शामिल थे, उनमें उत्तेजना फैल गई। उनको गुस्सा आ गया कि हमको दबाने के लिए, हमको कुचलने के लिए ब्रिटेन से और यूरोप से सैनिक बुलाए जा रहे हैं। यूरोप से तोपें मंगवाई जा रही हैं, हमारे धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है, गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूस दिए जा रहे हैं। ब्रिटिश सरकार भारतीय सैनिकों पे विश्वास नहीं करती। हमको पहले शस्त्रागार की सुरक्षा में लगा रखा था, वहाँ से हटा के नसीराबाद भेज दिया। ये सब मिले-जुले कारण रहे, जिनसे नसीराबाद के जो सैनिक थे, यहाँ जो सैन्य छावनी है, उन सैनिकों में विद्रोह भड़क गया। कब? तो ये डेट याद रखनी है, 28 मई 1857। और कौन-सी सैन्य टुकड़ी ने बगावत की है सबसे पहले, ये भी याद रखनी है। 15वीं बटालियन, जो कि ये नेटिव इन्फेंट्री है, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इसके सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया 28 मई 1857। जैसे इन्होंने तोपखाने पर अधिकार किया, तो एक भगदड़ मच गई। शस्त्रागार को लूट लिया, जहाँ जितने हथियार रखे हुए थे। अंग्रेज सैनिक अधिकारी, जिनके नाम हैं मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी, इन दोनों की हत्या कर दी गई। इनके भी नाम पूछे जाते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों के, सैनिकों के नाम पूछे जाते हैं। और वहाँ भारतीय सेना की किस इन्फेंट्री ने नेतृत्व किया, वो भी पूछा जाता है। लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी इसमें घायल हो गए। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। अब नया जिला बन गया, पता होगा आपको। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। ये भारतीय सैनिकों ने जब कब्जा किया, तो उन्होंने चर्च में आग लगा दी। सैन्य अधिकारी जो अंग्रेजों के थे, उनमें आग लगा दी। कई सैनिक अधिकारियों को, अंग्रेज सैनिक अधिकारियों को मार दिया। तिजोरियां तोड़ दी गई, खजाना लूट के ले गए। 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। यानी कि उनका टारगेट केवल और केवल ब्रिटिश अधिकारी थे। आम जनता में और यहाँ कहीं भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लगे कि बड़े स्तर पर कोई बगावत हो रही है। उन्होंने केवल ब्रिटिश सैनिकों को मारा। छावनी को तहस-नहस करने के बाद ये विप्लवी यानी कि विद्रोही सैनिक, इन्होंने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंच के दिल्ली में डेरा डाले रहे। अंग्रेजी पलटन ने आक्रमण किया और इसमें अंग्रेज हार गए। यानी अभी भी यहाँ इनका, विद्रोहियों का कब्जा दिल्ली के आसपास बना रहा। इसके बाद नीमच में क्रांति हुई। नसीराबाद से थोड़ा आगे ही है नीमच। तो जब नसीराबाद की क्रांति की सूचना नीमच पहुंची 3 जून 1857 को, तो नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। कई बार पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के असफल होने के कारण क्या थे? तो उनमें एक बड़ा कारण ये है कि एक साथ पूरे देश में क्रांति नहीं हुई। आज नसीराबाद में हो रही है, 10 दिन बाद नीमच में हो रही है, सबसे पहले मेरठ में हो गई, फिर लखनऊ में कभी हुई, कभी अवध में हुई, कभी बंगाल में हो रही है। यानी एक साथ पूरे देश में क्रांति नहीं हुई है। और जब एक साथ पूरे देश में नहीं हुई, तो एक स्थान पर क्रांति अगर होती है, तो वहाँ उसको दबाना, कुचलना आसान था। जब नसीराबाद की सूचना पहुंची नीमच, तो नीमच में क्रांति हुई 3 जून 1857 को। नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। इन्होंने भी लगभग वही काम किए जो नसीराबाद में किए गए, यानी कि अंग्रेज अधिकारियों को पकड़ना या उनको मार देना और उनके खजाने को लूट लेना या शस्त्रागार पर कब्जा कर लेना। ये सैनिकों ने यहाँ भी किया। इन्होंने छावनी को लूट लिया, उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद ये नीमच से रवाना हुए, सरकारी बंगलों को लूटा और पहुंचे शाहपुरा। शाहपुरा के जो शासक थे, उन्होंने वहाँ क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान की। तो पहले तो याद रखना कि शाहपुरा के जो स्थानीय शासक थे, उन्होंने 1857 की क्रांति में जो विद्रोही सैनिक हैं, उनका साथ दिया।
बहुत सारे ऐसे रियासतें हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। यहाँ शाहपुरा के शासक ने किसका साथ दिया है? तो इन्होंने क्रांतिकारियों को ठहरने के लिए भोजन की व्यवस्था की, यानी कि इनका साथ दिया। इसके बाद ये पहुंचे नीमच से निम्बाहेड़ा। यहाँ की जनता ने भी इनका स्वागत किया और इसके बाद ये यहाँ से पहुंचे देवली, फिर टोंक, फिर आगरा और फिर आगरा होते हुए पहुंचे दिल्ली। यहाँ से पूरे रास्ते में जहां-जहां जाते आम जनता ने इनका स्वागत किया। इसका मतलब 1857 की जो क्रांति है, वो एक जन विद्रोह है। जनता का भी पूरी तरह से भावनात्मक जुड़ाव उसमें था। ये विद्रोही सैनिक जिन-जिन गाँवों से गुजरते, सब जगह इनका स्वागत किया जाता और आम जनता के द्वारा इनका उत्साह बढ़ाया जाता। नीमच से क्रांतिकारियों के जब चले जाने के बाद फिर यहाँ पर एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये लॉरेंस था यहाँ एजीजी। इसके निर्देश पर कप्तान शावर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की जो राजकीय फौज है, अब यहाँ देखना कोटा, बूंदी और मेवाड़, यहाँ के जो स्थानीय राजा हैं, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया क्योंकि इनकी राजकीय फौजों की सहायता से ही नीमच पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा हो गया। 3 जून को सैनिकों ने कब्जा किया, जो भारतीय लोग थे ब्रिटिश सेना में शामिल, और उसके लगभग 5 दिन बाद वापस अंग्रेजी सेना का कब्जा हो गया। अब अंग्रेजों का कब्जा कैसे हुआ? उसमें भी यहीं के राजाओं ने साथ दिया अंग्रेजों का और उनकी सेना ने भी साथ दिया, राजाओं की सेना ने। कहाँ-कहाँ के राजाओं ने? कोटा, बूंदी और मेवाड़ की जो राज की फौज थी, इन्होंने साथ दिया अंग्रेजों का। और ब्रिटिश अधिकारी थे यहाँ कैप्टन शावर्स और एजेंट टू गवर्नर जनरल था लॉरेंस और पुनः नीमच पर अधिकार अंग्रेजों का हो गया। इसके बाद अगला पड़ाव आता है एरनपुरा और आउवा की क्रांति। तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ के भी जागीरदारों ने किया। एरनपुरा में जोधपुर की एक सैनिक टुकड़ी थी। अब इनको जब पता चला कि नसीराबाद में क्रांति हुई है, तो उन्होंने भी क्रांति यहाँ कर दी। जैसे जैसे एक जगह से दूसरी जगह क्रांति की खबर फैलती जा रही है, तो वहां के भी लोग उसमें शामिल होते जा रहे हैं। 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा में भी विद्रोह हो गया। यहाँ के क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा, मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर पहुंचे और जब ये पाली पहुंचे तो पाली में आउवा, जो कि पाली में ही एक गांव है, वहां के ठाकुर थे कुशाल सिंह। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। तो आउवा के थे ठाकुर कुशाल सिंह। उन्होंने अपनी सेवा में इन क्रांतिकारियों को लिया, यानी कि उन्होंने इसको नेतृत्व प्रदान किया। आउवा का ठाकुर, जो कि मारवाड़ का एक शक्तिशाली सामंत था, वह अंग्रेज और जोधपुर दोनों का ही विरोधी था, जोधपुर के शासक का भी और अंग्रेजी शासन का भी। एक बात कही जाती है कि जब मेवाड़ और मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेनाएं लेके कुशाल सिंह की सहायता के लिए आउवा आ पहुंचे थे, यानी कि मेवाड़ में जो सत्ता है और मारवाड़ में जो सत्ता है यहाँ के स्थानीय राजाओं की, राजाओं ने तो यानी कि जो मेन लीडर है, जो केंद्रीय सत्ता है, उसने तो अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन राजा के अधीन कई छोटे छोटे सामंत भी थे और उन सामंतों ने किसका साथ दिया है? यहाँ के स्थानीय विद्रोहियों का। जिन सैनिकों ने आंदोलन किया, उनका साथ दिया मेवाड़ और मारवाड़ के सामंतों ने। ये पहुंचे सहायता के लिए ठाकुर कुशाल सिंह के लिए। जोधपुर के महाराजा ने सिंह भी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज भेजी अंग्रेजों का दमन करने हेतु। ये भी आउवा पहुंची। 8 सितंबर 1857 को आउवा के ठाकुर और क्रांतिकारियों की सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को भी पराजित कर दिया। संघर्ष में मारा गया किलेदार अनार सिंह और सिंह भी कुशल राज जान बचाकर वहां से भाग गए। जोधपुर फौज की तोपें और बहुत सारी युद्ध सामग्री इन क्रांतिकारियों के हाथ लग गई और इस घटना के कुछ समय बाद ही एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि लॉरेंस एक सेना लेकर खुद कहां पहुंचा? आउवा। 1800 सितंबर को लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच में संघर्ष हुआ और इसमें लॉरेंस को, जो कि एजेंट टू गवर्नर जनरल था, काफी बड़ा अधिकारी था, बल्कि बोले जाए राज्य का या रियासत का सबसे बड़ा अधिकारी एक तरह से यही है। अब इसको पराजय का सामना करना पड़ा और ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद ये क्रांतिकारी दिल्ली की ओर पहुंच गए। एक फोटो आपको दिखाई दे रहा है। 1857 में आउवा के इसी किले पर अंग्रेजों का सिर काट के लटका दिया गया था। ये जो दरवाजा आपको दिख रहा है। जॉर्ज लॉरेंस आउवा के पराजय को भूला नहीं, काफी उसको दुख पहुंचा। एक तो अपने आप में बड़ा अधिकारी था, वो राज्य में एक तरह से सबसे बड़ा अधिकारी था। आउवा के ठाकुर से बदला लेना चाहता था और उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना फिर आउवा की ओर भेजी। अब 20 जनवरी 1858 का समय आ गया। ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण किया। इनमें भी काफी अच्छा खासा युद्ध हुआ और ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर सलूम्बर चले गए। यानी कि यहाँ इस समय अंग्रेजी सेना अब भारी पड़ने लगी। इनके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आउवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया और अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी ज्यादा थी क्योंकि आउवा ने भी अंग्रेज के जो अधिकारी हैं उनके सिर काट के लटकाए थे और इनमें भी अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने पूरे के पूरे गांव को लूटा,
बारूद से आहुआ के किले को उड़ा दिया। इसके अलावा आहुआ के मंदिरों को, मूर्तियों को, इन सब को नष्ट कर दिया। यानी कि जितनी हो सकती थी इन्होंने उतनी बड़ी तबाही करने की कोशिश की अंग्रेजों ने। अब यहाँ बड़ा एक देखेंगे ना आप, एक आपस में उलझे हुए रिश्ते हैं कि राजा और राजा की फौज ये तो अंग्रेजों के साथ है, लेकिन राजा के सामंत और सामंतों की फौज ये स्थानीय क्रांतिकारियों के साथ है। अब राजा की फौज क्रांतिकारियों को दबाने आई तो क्रांतिकारियों ने उसको हरा दिया, फिर अंग्रेजी फौज दबाने आई उसको हरा दिया, क्योंकि स्थानीय लोग उनके साथ हैं। और ऐसा करते करते बाद में जब राजा की राज की फौज ने सहयोग दिया, अंग्रेजों ने और यूरोप से सेना मंगवाई, आसपास के क्षेत्रों से सेना यहाँ पहुंचने लगी, तो बाद में ये किला इनके हाथ से निकल गया। इसके बाद क्रांति पहुंचती है मेवाड़ में। मेवाड़ में भी जनता अंग्रेजों के विरुद्ध थी। मेवाड़ के अधिकांश जो सामंत थे ये भी अंग्रेजों के विरुद्ध थे। जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंची तो मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थी। लेकिन मेवाड़ के महाराणा, उन्होंने क्या किया, अंग्रेज कप्तान शावर्स के कठोर रुख से उन्होंने स्थिति को थोड़ा बिगड़ने से रोका कि आपस में दोनों में तनातनी ना हो जाए, युद्ध ना हो जाए। और महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था। उनको लग रहा था, महाराणा को भी लग रहा था कि सामंत कहीं मेरी सत्ता ना पलट दें, और अंग्रेजों को भी लग रहा था कि जो स्थानीय सामंत हैं जनता के साथ मिलकर हमको ना उखाड़ दें। इस कारण क्या हुआ, एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा इस समय थे स्वरूप सिंह। उन्होंने 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें। महाराणा चाहते हैं कि ये जो सामंत हैं अंग्रेजों का सहयोग करें और पॉलिटिकल एजेंट कप्तान शावर्स के निर्देशों का पालन करें। और उधर क्या हो रहा था, सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी दी कि जो भी शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसको कड़ा दंड दिया जाएगा। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, इन्होंने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकारों को चुनौती दी, कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और कहा कि 8 दिन में उनकी जो परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वो चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा को हटा देंगे और उनके किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देंगे। ऐसा किसने कहा, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने। तो कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी, यदि उसने महाराणा के विरुद्ध कोई कार्रवाई में भाग लिया तो उसकी जागीर से उसको हटा दिया जाएगा, राजपूताना से निष्कासित कर दिया जाएगा। और इस धमकी के बाद जो कप्तान शावर्स की जो धमकी दी गई थी रावत केसरी सिंह को, तब केसरी सिंह थोड़े से शांत हो गए। यहाँ भी रिश्ते ऐसे ही उलझे हुए हैं, सामंत जनता के साथ हैं। अब सामंतों से राजा को डर है कि कहीं ये मेरी सत्ता ना हटा दे, और अंग्रेजों को भी डर है। अब इन दोनों को जो डर है इसलिए दोनों साथ हैं, यानी कि स्थानीय राजा और अंग्रेज इस दौरान साथ हैं, और सामंत जनता के साथ है। सामंतों का भी कहीं ना कहीं इसमें हित है, उनकी आपसी लड़ाइयाँ भी हैं कि जनता के साथ मिलकर हो सकता है वो राजा को ही हटा दें और अपने मतलब का जो व्यक्ति है उसको वहां लगा दें, उस पद पर बैठा दें, या खुद बन जाए राजा। तो इस तरह इसमें राजनीतिक भी एक एंगल है, और उसके साथ साथ स्थानीय सैनिकों का गुस्सा और स्थानीय जो लोग हैं उनकी भी भावना इसमें दिखाई देती है। इसके बाद क्रांति पहुंची कोटा में। आइए अब कोटा में जानते हैं क्या क्या हुआ। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण क्या था कि यहाँ पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं हैं और उनका रवैया कैसा है, अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज विरोधी है। तो ऐसे अफसरों को पद से हटा दिया जाए, पदच्युत करके अंग्रेज अधिकारियों को यह पद सौंप दिया जाए। उन्होंने एक तरह से कोटा के महाराव और उनके दरबार में ही फूट डालने की कोशिश की कि आपके कुछ अफसर ऐसे हैं जो आपके वफादार नहीं हैं, वो कभी भी आपकी सत्ता पलट सकते हैं, इसलिए भलाई इसमें है कि उनको हटा दो और कुछ अंग्रेज अधिकारियों को उनकी जगह लगा दो। अब मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनके नाम भी बताए गए हैं कि इनको हमें सौंप दो ताकि उनको दंड दिया जा सके। उनके नाम हैं जयदयाल, रतनलाल, जियालाल। ये कुछ प्रमुख उसमें अधिकारी थे जो कोटा महाराव की सेवा में थे। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी भी प्रकार महाराज की फौज और फौज के अधिकारियों पर प्रकट हो गई, यानी उनको पता चल गया कि इस तरह की कुछ बातें चल रही है अंग्रेज अधिकारी में और कोटा के महाराज के बीच में। तो फौज के जो भी सिपाही हैं वो सभी एकदम गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, और मेजर बर्टन से उन्होंने बदला लेने की एक दृढ़ निश्चय कर लिया। और 15 अक्टूबर 1857 में कोटा में भी सैनिकों ने क्रांति शुरू कर दी। यानी एक बात जो थी वो बात लीक होने, इसलिए कहा जाता है युद्ध में इंफॉर्मेशन बहुत मायने रखती है। एक जानकारी अगर लीक होती है या अफवाह भी फैला दी जाती है, कई बार बहुत सारे युद्ध किसी अफवाह के फैलने से ही उनका परिणाम बदल गया। बहुत बार ऐसा हुआ। सबसे बड़ा उदाहरण हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें कहा गया ये अफवाह फैलने लगी कि अब जैसे ही अकबर की सेना जिसका नेतृत्व मान सिंह कर रहा था कि वो कमजोर पड़ने लगी, तो सेना में अफवाह फैली कि अकबर और एक टुकड़ी लेके खुद आ रहा है युद्ध के मैदान में। तो मामला थोड़ा सा उलझने लगा।
ऐसे ही कई युद्ध ऐसे हुए हैं जिनमें अफवाहों ने भी युद्ध की दिशा बदल दी है। यहाँ एक ऐसी ही एक जानकारी जैसे ही लीक हुई तो कोटा में विद्रोह हो गया। और वो जानकारी क्या थी कि यहाँ सैनिक अधिकारी, अंग्रेजों का सैनिक अधिकारी मेजर बर्टन, पॉलिटिकल एजेंट, सैनिक अधिकारी नहीं, ऐसी बात निकल के सामने आई कि ये जो व्यक्ति है, अंग्रेज जो यहाँ अधिकारी है, उसकी और कोटा के महाराज की आपस में बात चल रही है। और बात में ये तय हुआ है कि इन अंग्रेज अधिकारियों ने 3 लोगों के नाम दिए हैं। 3 या उनसे ज़्यादा भी हैं, कुछ प्रमुख 3, जैसे कि जयदयाल, रतनलाल और जियालाल। और इनको कहा ये आपके खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, तो इन्हें हमको सौंप दो और इनकी जगह किसी अंग्रेज को लगा दो। ये बात लीक हो गई और बस लीक होना था और तुरंत ही क्रांति का इसमें बीज पड़ गया। यहाँ के जो सैनिक थे कोटा की फौज में, वो सब नाराज हो गए और कोटा में क्रांति शुरू हो गई कब? 15 अक्टूबर 1857। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया, जो पूरा घेराव था। इसमें आग लगा दी। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी, क्योंकि उनको लगा यही जिम्मेदार है आग लगाने के लिए, यानी कि महाराज और सैनिकों के बीच में आग लगाने के लिए। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला, महाराज के महल को घेर लिया, अपने महल में ही एक तरह से महाराज को कैद कर दिया। फिर क्रांतिकारियों ने महाराज को एक संधि पत्र दिया, उसमें 9 शर्तें लिखी हुई थी। अब क्या क्या शर्त थी? जैसे मेजर बर्टन और उनके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराज के आदेशों से की गई है, ये बात उनको स्वीकार करनी पड़ेगी। दूसरा, महाराज को क्रांतिकारियों की इच्छा के अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा और जब तक करौली से सैनिक सहायता उनको प्राप्त ना हो जाए। अब क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 महीने तक अधिकार रहा। अब इन्होंने सरकारी गोदाम, बंगलों, दुकानों, शस्त्र भंडार, इन सबको लूटा, जो जहां सरकार का नियंत्रण था, यानी कि ब्रिटिश सरकार का। इन सब में आग लगा दी। जिले के अनेक कोषागारों को भी लूटा। क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का भी समर्थन था। राजा का भले ही समर्थन ना हो, पर अधिकारियों का, सामंतों का समर्थन था। शहर में लूटमार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया था। यहाँ कोटा में क्रांतिकारियों ने ऐसा किया और यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक कि मेजर एच जी रॉबर्ट्स नसीराबाद से आए लगभग 5500 सैनिकों को लेकर और 22 मार्च 1858 को चंबल के पास ये पहुंचा और इसने यहाँ से तोपों से गोलीबारी की, क्रांतिकारियों पर गोलीबारी की, जिस कारण ये जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कोटा शहर छोड़ दिया और वापस कोटा पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। बाद में जिन जिन अधिकारियों का नाम अंग्रेजों ने दिए थे उनमें से जयदयाल को गिरफ्तार कर दिया गया और अंग्रेजों ने तोप के आगे बांध के उनको तोप से उड़ा दिया। अब राजस्थान के आसपास अन्य जो क्षेत्र हैं, अन्य इलाके हैं, कहाँ कहाँ कब कब यहाँ क्रांति फैली, थोड़ी सी उस पर नजर डाल देते हैं। जैसे कि राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़, कोटा केवल यहीं तक नहीं रही, राजस्थान से जो जुड़े हुए क्षेत्र हैं वहां भी पहुंची। भरतपुर जो आगरा मथुरा के आसपास है, क्रांति के समय अशांत रहा। अशांत मतलब शांत नहीं होना, मतलब यहाँ भी क्रांति भड़की। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में एक उत्तेजना फैलने लगी। भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया, यानी ये भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। भरतपुर के जो महाराजा थे उन्होंने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को कहा कि वो भरतपुर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि महाराज को लगता था कि अगर वो भरतपुर रहेंगे तो नीमच से जो क्रांतिकारी हैं वो भरतपुर पर आकर आक्रमण कर सकते हैं। उनको लगा कि जब तक यहाँ अंग्रेज अधिकारी इस राज्य में रहेगा, उसको शरण दी हुई रहेगी, तब तक क्रांतिकारी हमसे नाराज रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने मॉरिसन को कहा कि वो इस समय भरतपुर छोड़कर चले जाएं और महाराज की सलाह पर ये जो मेजर मॉरिसन है भरतपुर छोड़कर चले गए। क्रांति की अवधि जब तक चलती रही तब तक भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। विषम ये भी थी कि भरतपुर दिल्ली के काफी पास है, जो अंग्रेजों की सत्ता का केंद्र था। अब वो भरतपुर की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो ऐसी है कि वहाँ सत्ता की लगातार पकड़ बनी भी रहती है और वो विद्रोही स्वभाव का भी रहा, मुगलों के समय से भी, उसके बाद से भी। तो इस कारण यहाँ इसकी स्थिति बड़ी विषम बनी रही। क्रांतिकारी सैनिकों की टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी, क्योंकि इसका रूट ऐसा है कि जब भी क्रांतिकारी जाएंगे तो भरतपुर या उसके आसपास से गुजरेंगे। यहाँ तक कि जब पानीपत की लड़ाई हुई थी तब भी मराठा सेना भरतपुर होकर गुजरी। भरतपुर के राजा ने मराठा सैनिकों को सहयोग भी किया था। तो भरतपुर की जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण भी थोड़ा सा अशांत रहा। भरतपुर की गुर्जर और मेवाती जनता ये भी क्रांतिकारियों के साथ थी। इन्होंने खुद भी क्रांति का बिगुल बजाया, खुद का क्रांति में इन्होंने भाग लिया। आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहां के लाल किले की 4 दीवार तक सीमित जब हो गई, यानी कि अंग्रेजों को वहीं कैद कर दिया, तो भरतपुर की जनता के मन में ये विश्वास हो गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। एक टाइम ऐसा आया था इस क्रांति के दौर में कि अंग्रेज केवल आगरा के किले तक कैद होके रह गए।
तो भरतपुर की जनता में ये भावना फैली कि अब धीरे-धीरे हमारी ताकत मजबूत होती जा रही है। अलवर में जहाँ दिल्ली के कुछ क्रांतिकारी जब आ गए, तो क्रांतिकारी गतिविधियाँ पनपने लगी। अलवर रियासत के गाँव में जो गुजरों थे, यहाँ की जनजाति, उन्होंने अपने पड़ोसी राज्य, इनका पड़ोसी कौन है? भरतपुर। तो इन्होंने भी ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रदर्शन किया, यानी ये भी अंग्रेजों के खिलाफ थे। ऐसे ही एक भरतपुर के पड़ोसी रियासत है, ये है धौलपुर। यहाँ भी काफ़ी गंभीर विद्रोह हुआ। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में इसके आसपास के क्षेत्र पड़ते हैं मध्य प्रदेश से जुड़े हुए ग्वालियर और इंदौर। यहाँ के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना भरतपुर में आ गई या धौलपुर में आ गई, और जो धौलपुर में आई तो धौलपुर के सैनिक भी उनके साथ हो गए। क्रांतिकारियों के प्रति उनके मन में सहानुभूति थी, और इस सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना और उसके अनेक अधिकारी ये वहाँ के स्थानीय राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए, और इस कारण अब जब राजा के साथ छोड़ दिए तो धौलपुर की सत्ता भी खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में लूटमार की, राजा को घेर कर जान से मारने की धमकी दी। अब राजा विवश हो गया और उन्होंने क्रांतिकारियों की मांग स्वीकार कर ली। इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल इनके नेतृत्व में राजा की जो अधिकांश तोपें हैं उन पर अधिकार कर लिया, और उसकी सहायता से आगरा पर भी इन्होंने आक्रमण कर लिया। यह स्थिति ऐसी चलती रही। फिर दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा सेना भेजी गई, और वापस धौलपुर में अंग्रेजों की, ये कह सकते हैं वहां के स्थानीय राजा की जो सत्ता है वो फिर से बरकरार हो गई। यानी कि स्थानीय राजा ही एक के खिलाफ दूसरे लड़ रहे हैं और वो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं। तो जब धौलपुर में क्रांतिकारियों ने पकड़ बना ली थी, तो इनको दबाने के लिए पटियाला के शासक ने अपनी सेना वहां से भेज दी। अब जयपुर की स्थिति देखते हैं, जयपुर में क्या चल रहा था। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी जिसका नाम था राव शिव सिंह, उन्होंने सलाह दी कि वे अंग्रेजों और मुगल बादशाह जिसका नाम है बहादुर शाह जफर इस समय था, दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें। जयपुर को यह सलाह दी गई। जयपुर ऐसे ही अपने संबंध बनाए रखते हुए आया है मुगलों के समय से भी, कि किसी से लड़ाई ना करें, सबसे मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखें। लेकिन इनके जो सेक्रेटरी थे पंडित शिवदीन, इन्होंने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला कि आपको अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। जयपुर में थे नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां, जो कि मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। अब क्या हुआ, मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार यानी कि लेटर लिखते थे, इसकी जानकारी महाराज को हो गई, और उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया, और बाकी के जो दो हैं इसमें विलायत खां और उस्मान खां, उनको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। ऐसे ही टोंक में भी जो नवाब की सेना थी, टोंक का नवाब की, उसने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह किया। ये अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक में आने के लिए आमंत्रित कर रही थी। दोनों विरोधी है। राजा तो चाह रहा है कि अंग्रेजों का कब्जा रहे, क्यों? ताकि राजा की सत्ता बनी रही, और सेना चाह रही है कि राजा अंग्रेजों का साथ ना दे। सेना चाह रही है कि स्थानीय लोगों का साथ दिया जाए। तो यहाँ स्थिति ऐसी थी, टोंक में टोंक का नवाब तो अंग्रेजों के साथ है, और वहां की सेना स्थानीय क्रांतिकारियों के साथ है। अब क्या हुआ, नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने के लिए कई सारे प्रयास किए कि सेना मान जाए और उसके कहे अनुसार काम करे, पर ऐसा नहीं हो पाया और वो सफल नहीं हुआ। अब देखते हैं आगे सलुम्बर में और कोठारिया में क्या क्या हुआ। आउवा जो कि जोधपुर के पास है, यहाँ ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों सलुम्बर के थे रावत केसरी सिंह और कोठारिया के थे रावत जोत सिंह। अब इनका 1857 ईस्वी का जो स्वतंत्रता संग्राम है, दोनों का बड़ा योगदान है। अभी जैसे रावत केसरी सिंह का तो हमने देखा ही, मेवाड़ के राजा को भी उन्होंने धमकाया था। मारवाड़ के सामंतों की बात ही, मेवाड़ के भी जो सामंत हैं इन्होंने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, पर अंग्रेजों का विरोध इन्होंने किया। सलुम्बर और कोठारिया के रावतों ने जो विरोधी थे उनको अपने यहाँ शरण दी। सलुम्बर के थे रावत केसरी सिंह, इन्होंने अपने आसपास के जागीरदारों को लेकर और आहुआ के ठाकुर जो कुशाल सिंह थे उनको सहायता पहुंचाई। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की थी, केसरी सिंह ने उसका भी विरोध किया कि हम अंग्रेजों के साथ नहीं हैं। एजेंट टू गवर्नर जनरल थे लॉरेंस, उन्होंने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी नीतियों को देखा और महाराणा उदयपुर के जो महाराणा थे मेवाड़ पर, उन पर दबाव डाला कि इनके विरुद्ध कार्रवाई करें, क्योंकि वो सामंत तो महाराणा के ही हैं। पर महाराणा इतने मजबूत नहीं थे उस समय कि केसरी सिंह जैसे मजबूत सामंत के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकें। अंग्रेजों द्वारा जब आओगा गांव को तहस नहस कर दिया गया और कुशाल सिंह इधर उधर भटक रहे थे चारों तरफ सहायता प्राप्त करने के लिए, तब कोठारिया के रावत जोत सिंह ने उनको सहायता प्रदान की। ये पूछे जाता है सवाल
कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी। सब हर तरह की जितना हो सकता है इनको सुख सुविधाएं इन्होंने प्रदान की, जितना वो उस समय करवा सकते थे संकट की घड़ी में। अगस्त 1858 तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया, लगभग क्रांति खत्म हो गई और नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को वापस सौंप दिया और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारों का और उनके विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। अब उदयपुर के महाराणा ने इसका स्वागत किया, वो तो करना ही था क्योंकि अंग्रेजों के साथ थे। अब राजस्थान में हालांकि ये असफल हो गया पहला स्वतंत्रता संग्राम, पर फिर भी इसने कई कई नई चीजों को जन्म दिया। आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, नए मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। अब प्रशासनिक सेवाओं में भी इसके बाद जनसाधारण की नियुक्तियां होने लगी। वैश्य समुदाय का भी सहयोग लिया जाने लगा, बिना धन के कोई आंदोलन नहीं होता है और महत्वपूर्ण पदों पर इनको नियुक्ति देना, संरक्षण देना प्राप्त हुआ। राजपूतों का महत्व इसके बाद कम होता गया क्योंकि बहुत सारे स्थानीय राजाओं ने क्रांतिकारियों का नहीं बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया। अब रह जाता है इसमें कि 1857 की क्रांति के असफलता के कारण क्या क्या थे, तो इनको थोड़ा सा शॉर्ट में हम देख लेते हैं। जैसे कि राजा ज्यादातर अंग्रेजों की तरफ झुके हुए थे और जब राजा ही अंग्रेजों की तरफ है तो राजा के साथ सेना, संसाधन, धन ये अंग्रेजों की तरफ था, पहला कारण। दूसरा, जो क्रांतिकारी थे ये सब आपस में एक नहीं थे, आपस में संदेश का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना आसान नहीं था। किसी दिन क्रांति कभी हुई, किसी दिन कहीं, किसी जगह कहीं हुई। दूसरा, अगली बात यह है कम्युनिकेशन तो एक खराब था ही, कोई एक बड़ा लीडर नहीं था कि पूरे ने किसी एक लीडर ने क्रांति का नेतृत्व किया हो। अब नाम मात्र का लीडर चुना था, बहादुर शाह जफर वो वैसे ही परेशान था, वैसे ही बुजुर्ग हो चुका था, उसमें लड़ने का साहस ही नहीं था। मारवाड़, मेवाड़, जयपुर के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी तरह का सहयोग नहीं दिया। जो नेता ऐसा कर रहा था अंग्रेजों को परेशान, अब उसको बड़े बड़े यहाँ के जो स्थानीय राजा हैं उन्होंने सहयोग नहीं दिया। यहाँ की 18 जो रियासतें इनमें संगठन और एकता का अभाव था जो कि हमेशा से रहा है। इसी कारण हमेशा से परेशान होते आए हैं, कभी खिलजी, कभी तुगलक, कभी मुगल, सबको परेशान करते रहे। राजस्थान देशी रियासतों में बटा हुआ था और इसी कारण अंग्रेजों ने इसका दमन कर दिया। इसके बाद 1857 की क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की जो रियासतें हैं ब्रिटिश संरक्षण में चली गई और ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों को कंपनी के द्वारा जो जारी की गई संधियां हैं वो इन पर थोप दी गई है। राजस्थान की जनता अब इस पर गुलामी का दंश दोहरा हो गया, एक तरफ से स्थानीय राजा और दूसरी तरफ से अंग्रेज। साथ ही इसके बाद अब अंग्रेजी शिक्षा का भी प्रचार प्रसार ज्यादा होने लगा। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा, लोगों में इस तरह की भी भावनाएं पनपी और इसके बाद ही अर्जुन लाल सेठी, केसी सिंह बारहट, गोपाल सिंह खरवा ऐसे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रमुखता से उभर के आए। यानी कि इसने राजस्थान में ये जो क्रांति हुई इसने अब आगे भविष्य की अगली क्रांति की रूपरेखा तैयार कर दी। तो ये बात हुई राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ये हमने दो पार्ट्स में देखा। पहले पार्ट्स में हमने इसकी पृष्ठभूमि देखी कि क्या क्या कारण थे और दूसरे पार्ट में हमने देखा राजस्थान में कब कौन से स्थान पर क्रांति हुई, कौन कौन से प्रमुख नेता थे और लास्ट में क्रांति असफल क्यों हुई। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई। अगर पसंद आती है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.